सर फाउंडेशन बिल्डर के ऑब्जेक्टिव्स में फाउंडेशन बिल्डर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 70 क्या एक जैसे सर आंसर्स आ रहे थे। क्या कौन सा क्वेश्चन? सर 79 और 80 मतलब दोनों। ये लिखा है करंट सर्टेन करंट लिबरेटेड 0.540 ग्राम हाइड्रोजन इन 2 आवर्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड। पहले ये बताओ हाइड्रोजन कहाँ से लिबरेट हो रही होगी? सर कैथोड। लिबरेटेड का मतलब रिएक्शन लिखो, क्या रिएक्शन होगी? अच्छा। लिबरेटेड मतलब रिलीज ना। यस सर। तो उसने लिखा है हाइड्रोजन इन 2 आवर, यस सर। तो रिएक्शन क्या हुई? CaSO4 देता है Cu2+ और क्रॉन्स। क्या नहीं हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगी, बस इतना बताओ मुझे, और कुछ नहीं पूछना है। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगी? H2 कैसे बनेगा? H+ से बनेगा, क्या हो गया? सिर्फ एकदम ब्लैंक कैसे हो जाते हो? सर। ये कह रहा है ओके सर। कि हाँ, ये समझ में आया। हाँ सर समझा। हाँ, तो यहाँ ब्लैंक हो गए तो अब कैसे आएगा आंसर? सॉरी हाउ सर। मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय सेम करंट, तो ये कह रहा है CO2+ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर। एनीवे, अगर आपको ये इतना समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो भी आपको डायरेक्टली लिखा था यहाँ पे, इसने बोला सेम करंट फ्लोइंग द सेम टाइम, है ना। तो ये क्या फॉर्मूला था? W1/W2 इज नथिंग बट E1/E2। बस इसका इवन क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या है H+ का? H+ पे का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 1। है ना, जितना चार्ज। इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 1 डिवाइड बाय 1 1 ही आएगा, है ना। और ये E2 कितना हो जाएगा? राइट, तो E2 कितना हो जाएगा ये? उसने क्या पूछा है? 0.5। रुक जाओ, सॉरी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी, W1 पूछा, W2 W। पूछा है, तो ये हो गया कॉपर का 63.5 डिवाइड बाय चार्ज कितना है? 2। 63.5 डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया। W1 दे रखा है 0.5504, ये नहीं निकाल पाएंगे W2? हाँ सर निकल जाएगा। समझा सर। अगर ये नहीं करना था तो आप यहाँ से देख लेते, नंबर ऑफ मोल सेम है, यस सर। हाँ। तो यहाँ जितना होगा उतना यहाँ होगा, मास मास रिलेशन निकाल सकते थे। प्रॉब्लम आई आपको ये समझ में नहीं आया हाइड्रोजन कैसे लिबरेट हो रही है, देन तो फिर तो बनेगा ही नहीं ना। इतनी देर बार हाइड्रोजन लिबरेट करा दिए हैं SHE वगैरह में और आप ब्लैंक हो गए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में निकाली ना हाइड्रोजन। हाँ चलो यस कोई सर। नहीं। तो ये इन सब में यही क्वेश्चंस हैं, आपको लिखने रिएक्शन लिखना सीखना है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू ओके, सर। और बताओ भाई, कोई डाउट? सर मुझे ना डेल्टा H का फॉर्मूला आपने डिराइव कराया था, उसमें डाउट था। कौन सा वाला? सर डेल्टा H फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले थे कहाँ, तुम तो गायब हो गए बीच में। हम्म तो लिख लो H=G से लिख लो, G से H-TS, ठीक है। तो H हो गया G+TS, डेल्टा H हो गया डेल्टा G प्लस T डेल्टा S डेल्टा T, ऐसे निकाल के देख लो। अब ये सर आपने डेरिवेशन के टाइम में वो सेकंड वाला नहीं लिखा था, S डेल्टा T, आपने वो यूज कर लिया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। तो कोई बात नहीं, एक्चुअली कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब किस, जैसे एक होता है आपका जो सेल काम कर रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है या नहीं। dE/dt का मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं करा रहे। उसने बोला सेल पोटेंशियल अलग अलग टेम्परेचर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक डेल्टा H निकाल रहे हैं, ये किसी टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे।
डी बाई डी टी कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि 25 डिग्री पे मेरा सेल पोटेंशियल है 0.3, 35 डिग्री पे है 0.4, अब मुझे चाहिए 30 डिग्री पे, मुझे 30 डिग्री पे चाहिए। आई वांट कि 30 डिग्री पे क्या होगा। नाउ दिस इज माय टेम्परेचर टी, वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट। अब यहाँ चेंज नहीं करा रहा हूँ, डी बाई डी टी ऐसे निकलेगा। देन यू आर गोइंग टू से डेल्टा ई में चेंज कितना हो गया, डेल्टा टी में चेंज कितना हो गया, डी बाई डी टी आ गया आपका, है ना। 0.4 माइनस 0.3, 0.1 डिवाइड बाई 10। सर तो फिर कर सकते हैं उसको नेगलेक्ट टी कांस्टेंट करके। हाँ तो ये चला जाएगा ये वाला टर्म। क्या करोगे देखो, अच्छा तुम्हें फॉर्मूला तो बनाना ही है ना, राइट। यस सर। हाँ तो अब क्या करोगे, या तो तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा हो कि भाई बोलेंगे भाई एच जो है वो इज अ फंक्शन, या फिर एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन में दे रखा होता है लगभग लगभग कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ दे रखा होता है। क्वेश्चन देखो उससे पता चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व किए इसके, एक क्वेश्चन मैंने बोला था सॉल्व करने को, आईआईटी वगैरह में आया। हाँ बोलो बोलो क्या है डाउट। सर मैं नेक्स्ट डाउट के लिए मैंने हैंडल्स कर पूछूं। बोलो क्या है डाउट। सर ये जो कोलरॉश लॉ आपने पढ़ाया था, सर वो तभी अप्लाई होगा जब भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा? नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ये कहता है, नहीं कोलरॉस लॉ का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। ओके सर। हाँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो बात वैलिड होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके सर। हाँ भाई और डाउट पूछ लो अपने अपने, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक दो चीजें रह गई हैं। हेलो सर, हाँ करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लो मैंने बोला, हाँ गुड क्वेश्चन, इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि what you have done, let's say what you have expected और उसके उसके अपोजिट में आपको कितना मिला, राइट। हाँ परसेंटेज सर। यील्ड टाइप है। तो जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा हो ऐसे, let's say Cu2 plus let's say 2 electron gives let's say Cu solid, right, मान लो ये लिखा हो। तो अगर मान लो हम इसको लिखेंगे मोल रिलेशन, देन वी विल से दैट 1 मोल इज गोइंग टू रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट लेट्स से करंट एफिशिएंसी इज, let's say current efficiency is 80%, है ना। That means if हाँ you are सर। going to give you 1 mole charge, then only 0.8 mole are going to let's say used. Efficiency मतलब how many are going to used. तो 1 मोल हमने थियोरेटिकली दिया, तो अगर 2 मोल आप थियोरेटिकली दोगे तो 1.6 मोल ही यूज होंगे। आपको कितने चाहिए, 2 मोल्स यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली एक रिएक्शन हो रही है ना। To हाँ सर। completely let's say है ना reduce this CO2 plus you need 2 moles, so you have to give 2.5 moles over here, उसका 80% 2 mole charge मिलेगा, that is going to give you Cu solid. ओके So सर। the current efficiency is nothing but है ना experimentally हमें कितना मिला, experimentally divide by theoretical let's say into 100। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 98 उस पे बेस्ड है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो वो हाँ वाला मैं भी? बताता हूँ कौन से पेज पे है, इसी पे। ये फाउंडेशन बिल्डर में ही सर 98। हाँ। The quantity of electricity required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline, पहले ये बताओ नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। बेंजीन NO2 मतलब। NO2। और इससे अगर मान लो मुझे NH2 बनाना है, एनिलीन, एनिलीन ये होता है, सबको पता है ये बात, यस सर। राइट। यस सर। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट, पहले बैलेंस करो। तो क्या होगा, वी नीड टू गिव 6H प्लस ओवर हियर, ठीक है। 6H प्लस टू रिमूव दीज 2 ऑक्सीजन, कैसे निकला ये 2H2O। अब देखो यहाँ टोटल बैलेंस हो गया ना, 2 हाइड्रोजन, so that means you need 6 इलेक्ट्रॉन over here। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर। है ना।
जस्ट बैलेंस कर लिया हमने। ये ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को खींच के ले जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन खींचे तो 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑलरेडी ऐड कर दिए तो 6 हाइड्रोजन। 1 mole नाइट्रोबेंजीन will take 6 हाइड्रोजन, और यू कैन से 6 इलेक्ट्रॉन। अब बस देख लो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास कितना होता है बेंजीन, C6H6, तो C6H5, C6H5NO2 कितना हुआ ये 72 + 5 + 14 + 30 कितना हो गया 77 and 14 91 32 123। इसका मतलब ये 0.1 मोल है। 0.1 मोल के लिए चाहिए थे 0.6 मोल अगर 100% इफिशिएंसी होती। ये तो एक्चुअल चाहिए ना, राइट? हाँ सर। हाँ, तो अगर मान लो 100% इफिशिएंसी होती तो 0.6 मोल चाहिए होते हैं 0.1 मोल के लिए, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं 50% इफिशिएंसी है, मतलब आप जितना भी दोगे उसका आधा ही काम होगा। तो या तो आप ऐसे लिख लो 50 = एक्सपेरिमेंटली कितना चाहिए 0.6, तो थ्योरेटिकली कितना हो गया, नहीं राइट मैंने क्या लिखा है, हाँ सर 1.2 ही चाहिए ना, आधा ही कंज्यूम होगा तो। हाँ 1.2 मोल चाहिए, लेकिन मैं जो फॉर्मूले से समझा रहा था उससे नहीं, इसमें फॉर्मूला उल्टा हो गया, सॉरी। इसमें हो गया एफिशिएंसी इज थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल इनटू 100। ये जो है ना, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, इतनी चाहिए, और इतना फ्लो करना पड़ रहा है एक्चुअल में, हमें ये फ्लो करना पड़ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये हैव रिटन फॉर्मूला राइट। थ्योरेटिकली 0.1 मोल के लिए 0.6 चाहिए, फॉर्मूला उल्टा हो गया, सॉरी। थ्योरेटिकली इतना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली कितना लगा, हमें निकालना है x which is 50 into 100। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.6 into 100 divided by 50, so then it is 1.2। आंसर 1.2 ठीक है, बट ये फॉर्मूले वाइज थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल होगा। फिर से देख लेते हैं। एक आपने 100 रुपए, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने 100 रुपए एक्चुअल में खर्च किए, तो ये एक्चुअल में हुआ है ना, रियलिटी है ना हाँ ये, सर। है ना ये, राइट। तो 1.2 मोल्स इज रियलिटी, आई हैव टू गिव। इनमें से केवल 50% यूज हो रहा है, तो 0.6 मोल यूज हो रहा है, which we are getting through theoretical, let's say मोल, है ना। ये जो कैलकुलेशन है ये theoretical कैलकुलेशन है, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला उल्टा है, theoretical डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल इनटू 100। बट लॉजिकली आप आसानी से समझ सकते हो कि ठीक है, इसका 50% यूज करना है, मतलब अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तो लॉजिकली आप आराम से समझ सकते हो कि आपको 0.1 के लिए 0.6 मोल चाहिए। अब ये 0.6 मोल सब किसी का x 50% है, तो बस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कैन कैलकुलेट। हाँ सर समझा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे निकाल सकते हैं, एंड बाय लॉजिकल ऐसे लिख सकते हैं कि 0.6 रिक्वायर्ड है, किसी का 50% है, तो यू हैव सीन। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप ढंग से सॉल्व कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड राइट, इसको सॉल्व करोगे अच्छा रहेगा। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो यहाँ पे कुछ बातें अभी समझ लेते हैं जो भी बची हुई हैं। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बिल्कुल सिंपल है, कि जिसमें मान लो आपकी, है ना, और आपको पता है वैसे एनोड और कैथोड पे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो अगर हमने ऐसा एजेंट दिया है जो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है MnO4- +7 से जा रहा है Mn2+ में, and if you are going to solve, and this 4H2O, so this is 8H+, and for that ये 7 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, Mn2+ 4H2O
ऑक्सीजन के लिए 4H2O, फिर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस कर लिया हमने। ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर था। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा तो रिडक्शन रिएक्शन ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया MnO4 - 2 Mn2 प्लस इक्वल्स टू E0 MnO4 माइनस Mn2 प्लस माइनस 0.059 बाई, है ना, 5 log Q की वैल्यू क्या होगी? Mn2 प्लस ये H2O इसे हटा दो, है ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, प्योर लिक्विड है। Mn2 प्लस डिवाइड बाई MnO4 माइनस NH प्लस का होल 8, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रिडॉक्स इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। और कोई डाउट? सर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस में एक डाउट था। सर अभी बोला है कोई रिएक्शन हो रहा है, तो कौन से इलेक्ट्रोड में कौन निकलता है वो कैसे पता चल रहा है, वो मुझे नहीं समझ। इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन रिड्यूस होगा। हाँ ठीक है, तो कैटायन रिड्यूस होगा तो वो कैथोड पे हो गया, एनायन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। ओके सर, तो वो जाके रिड्यूस हो रहा है कैथोड में, तो उधर ही रिलीज भी हो जाएगा, ऐसे ही मानेंगे? हाँ, मतलब रिलीज होने का मतलब ये है कि वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा मेटल इलेक्ट्रोड पे। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। एम्पियर आर का मतलब होता है 1 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर, तो उतना चार्ज हो गया। Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इज दिस एम्पियर आर इज चार्ज की यूनिट है, I इंटू टी। 1 एम्पियर 3600, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 3600 कूलम इज 1 एम्पियर आर। ठीक है, तो फिर ये सब बातें आपको पता है, और इसमें जो भी डाउट आएगा वो पूछ लेना। आगे चलते हैं। करंट डेंसिटी कहाँ लिखा हुआ है? देखते हैं करंट डेंसिटी किस सेंस में यूज हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 106 पे है, पेज नंबर 56। The conductivity of solution is directly proportional to, तो या तो हम बात कर सकते हैं डाइल्यूशन, इसने लिखा है डाइल्यूशन के, तो हाँ, तो नंबर ऑफ आयंस लिखेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से आएगा। ये सर पूछा था कि करंट डेंसिटी क्या रहता है, मतलब करंट डेंसिटी यही होगा कि कितना करंट फ्लो करा रहे हैं कितने वॉल्यूम में। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी करंट डेंसिटी। एक तरह से इंटेंसिटी हो गया, एक तरह से कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना करंट फ्लो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई डाउट? चलिए फिर आगे। ठीक है, तो ये जल्दी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और राइट मूविंग अहेड। तो अभी हमें एक और बात बतानी थी, वो है कोरोजन बताना था और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बताना था। कोरोजन आप यहीं से पढ़ लेना, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे ही, मतलब कोरोजन इज ए वेरी बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है सब में आपको पता है कि आयरन लोहा लगता है ना, और अगर वो कोरोड हो जाएगा, राइट, आपका आयरन करोड हो जाएगा, या उससे बने हुए जो भी सब, मतलब स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, जो भी है, अगर वो उनमें कोरोजन होने लग जाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाएगी, है ना। जैसे ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, राइट। सो यू नीड अ मेंटेनेंस, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्टली। सो यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू फाइंड अ मेथड जो इस सबकी कॉस्ट को बचा सके। तो पहले समझना है कि वो प्रॉब्लम आ किसके कारण रही है। तो वो आ रही है कोरोजन के कारण। मेनली कोरोजन
जो है वो आयरन में पड़ते हैं, बट हर एलिमेंट में कोरोजन हो सकता है। कोरोजन का सिंपल मतलब यही है कि कोई भी मेटल जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, राइट। जैसे कोई मेटल है तो वो MxOY टाइप बन जाए कुछ ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अभी हमने देखा है ना, कई सारी मेटल्स ऐसी हैं जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो कोरोजन का बेसिक मतलब यही है कि कोई भी मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण, अच्छा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती जा रही है। मतलब अब वो कमजोर क्यों हो रही है, तो जैसे होता ये है कि खासकर मैं आयरन के लिए बता दे रहा हूँ कि जो भी मेटल सरफेस है उस पर जब कोरोजन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जो मेटल के लेट्स से एटम्स हैं, है ना, वो आयंस ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एयर अभी भी इंटरेक्ट कर सकती है, मॉइस्चर अभी भी जा सकती है और फर्दर कोरोड कर सकती है लगातार, मतलब रुकेगा नहीं कोरोजन। ऊपर वाली सरफेस हो गई, अब ये क्या है, पोरस स्ट्रक्चर है, तो अगेन ये मॉइस्चर, एयर, ये सब इसको पेनिट्रेट करते हुए जाएगी, इसीलिए कोरोजन लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड इसके कारण क्या होगा, ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कोरोजन में होता यही है कि जो मेटल है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, सारे ऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है ना, तो ये कहना सबके लिए सही नहीं है। मतलब ऐसा मेटल जो रिएक्ट करके, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना ले जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये कोरोजन है। क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्साइड बना के पैसिव लेयर बनाते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव लेयर, और उसमें उस लेयर में आप पेनिट्रेट आसानी से नहीं कर सकते। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एल्यूमिना बना लेता है, Al2O3। इसीलिए कभी कभी आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि एल्यूमिनियम की रिएक्शंस जैसे होती है ना, तो अगर आपने एल्यूमिनियम काफी टाइम तक ओपन रखा हुआ है तो उसकी सरफेस पे एल्यूमिना बन जाता है, Al2O3 बन जाता है, और वो पैसिव लेयर होती है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम के साथ भी होता है, क्रोमियम में भी पैसिव लेयर बनती है, ठीक है, तो फिर फर्दर रिएक्शन, है ना, इसीलिए क्रोमियम को एंटी कोरोजन सब्सटेंस भी बोलते हैं। मतलब क्रोमियम के साथ फायदा ये है कि अगर उसकी पैसिव लेयर बनेगी तो वो एयर से इंटरेक्शन तोड़ देगी, ठीक है, राइट। सिल्वर जनरली नॉन रिएक्टिंग है, तो सिल्वर ऐसे एटमॉस्फेयर में अपने आप रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, है ना, ये अपने आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होता ही है कोरोजन, बट जनरली ये नॉन रिएक्टिंग है। थोड़ा बहुत होगा वो उसमें इम्प्योरिटीज के कारण होता है, जैसे मान लो किसी ने कान के कुंडल बनवाए, है ना कुछ, तो उसमें वो टार्निशिंग होती है उस पर, ठीक है, थोड़ी बहुत टार्निशिंग हो जाती है। सिल्वर में भी होता है, गोल्ड में नहीं होता, गोल्ड और प्लेटिनम में बिल्कुल नहीं होता, सिल्वर में भी हो जाता है, हाँ। तो सर सिल्वर में होता है तो उसके बाद नहीं होता ना, क्योंकि आर्टिकल्स में एक बार लेयर बन गया तो उसके बाद तो उसका शेप नहीं बदलता ना आर्टिकल्स में। हाँ, मतलब फर्दर नहीं होता, राइट, यस, हाँ, प्योर सिल्वर में होता है, करेक्ट सोहम, यस। तो प्योर सिल्वर में होता है, गोल्ड और प्लेटिनम में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनमें नहीं होगा, ठीक। उनमें भी तभी हो सकता है थोड़ा बहुत जब उनमें इम्प्योरिटीज ज्यादा हो, तो उसमें कैरेट डिफाइन होते हैं। 1 कैरेट इक्वल्स टू क्या होता है, तो 24 कैरेट का मतलब होता है 100% प्योर। तो अगर किसी ने बोला 18 कैरेट गोल्ड है तो उसका मतलब क्या होगा, सर 18 18 पार्ट by 24 into 100, राइट, yes, 75% प्योर गोल्ड है, बाकी 25% अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स, अदर मेटल्स, राइट, ठीक है। एनीवे, मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ वो ये मैकेनिज्म है। हम आयरन के लिए देखेंगे मेनली कि आयरन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो भी ये मेटल है वो पोरस फॉर्म में चला जाता है, और यहाँ पे फिर फर्दर पेनिट्रेशन होके ये कोरोजन प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। कोरोजन रोकते कैसे हैं, हाउ वी कैन स्टॉप इट, सर से जिंक। भी बस हमें एयर से इसका, है ना,
we have to let's say stop the interaction with air. हम ऐसा क्या करें, इस पे कोई कोटिंग कर दें, ठीक है। कोटिंग अलग अलग तरह से हो सकती है, या तो हम कोई ऐसा पेंट टाइप चढ़ा दें, है ना, कोट, राइट। अगर हम थिक कोटिंग कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि तो थोड़ी दिनों तक, काफी दिनों तक लेट्स से सस्टेन करे, हो सकता है। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक लाइफ होती है, वो ऐसा नहीं है कि आप ना काफी टाइम तक चलेगा, तो मतलब आपको लगातार मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो कोटिंग वाली काम कहाँ हो सकता है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स पे, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आप कोटिंग करके आसानी से कोरोजन रोक सकते हो। नहीं सोहम, अगर आपकी एक बार आयरन के साथ यही प्रॉब्लम है, आयरन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बताया ना मैंने आपका, ये पोरस बनते हैं, लेयर होती है ना रस्ट वाली, यहाँ लिखा भी है देखो, ठीक है। जैसे ये आयरन बनना चालू, यहाँ से मतलब खत्म होना चालू हुआ, तो ये यहाँ पे पोरस फॉर्म बनाएगा, ये फर्दर पेनिट्रेट करता रहता है, इसमें स्टॉप नहीं होता। ऊपर वाली लेयर में अगर स्टॉप हो जाता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं आती, है ना। प्रॉब्लम यही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पेंट वेंट लगा सकते हो, ऑयलिंग वगैरह, ये भी यस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, वो पेंट में ही आ जाता है। तो ऐसा आप पेंट वेंट करके, राइट, आप रोक सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर आप चढ़ा दो, ठीक है, जो नॉन रिएक्टिंग टाइप की हो, लेस रिएक्टिव टाइप की हो, जो जनरली कोरोड ना करती हो, है ना, गोल्ड प्लेटिंग टाइप की, तो आपको हो सकता है, राइट। हाँ, जिंक की भी लगा सकते हो। जिंक अगर लगाओगे तो जिंक पहले कोरोड होने लग जाएगा, तो फिर वही है, अगेन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इतने टाइम में ये कोरोड हो रहा है, देन यू हैव टू डू अगेन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किसी तरह से आपको बस ये करना है कि आपको उसका इंटरेक्शन रोकना है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है एलॉय, हाँ, स्टेनलेस स्टील बना दो। स्टेनलेस स्टील का कोरोजन आसानी से नहीं होता स्टेनलेस स्टील में, राइट। तो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन थोड़ा कम होता है, राइट। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, कोई अलॉय वलॉय बना सकते हो। और हम बता रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज वी हैव अंडरस्टैंड कि अपने जो पास्ट 200 और 300 ईयर है, उनमें ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं ना, उन्होंने और एफिशिएंट किया है मेटल्स को, इनकी मेटलर्जी में ऐसे चेंजेस कर करके कि आप स्ट्रेंथ बढ़ा सको, है ना, और आयरन के रिप्लेसमेंट भी ढूंढ सको कि आयरन कम जहाँ यूज हो पाए, या फिर उसको फॉर्म चेंज कर दो, है ना। ऐसा भी हुआ है, तो अलॉय फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा एक और होता है, उसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। तो ये यूज होता है पाइपलाइन में, मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है, और पाइपलाइन तो ना तो आप पेंट कर सकते हो इतनी बड़ी पाइपलाइन, और ना ही आप, राइट, उस पे कोई प्लेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, विच इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। और पाइपलाइन हमेशा आप देखोगे तो, है ना, अर्थ में है, तो वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह एवरीथिंग, मतलब सब फेवरेबल कंडीशंस हैं जहाँ पे आराम से कोरोजन हो सकता है, राइट। तो ऐसे पाइपलाइंस में जहाँ पे मतलब पाइप्स हैं, वहाँ पे क्या करते थे, एक सैक्रिफिशियल एनोड डाल के रखते थे। मतलब इससे इसकी जो भी मेटल सरफेस है, उससे एक वायर लेके उससे जोड़ देते थे कोई मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी जो चीपली मिल जाए, सस्ता हो। अरे हर पाइपलाइन थोड़ी ना सीमेंट की होती है, इंडस्ट्रीज में कितनी सारी पाइपलाइंस हैं, गैस की पाइपलाइन अलग हैं, बहुत सारी हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अभी अभी सीमेंट की बनने लग गई हैं, लेकिन सीमेंट की जो पाइपलाइंस हैं वो उनमें डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, राइट। तो वो उससे पहले केबल है ना, लोहे वाली है जो आयरन की थी, यही सस्ती पड़ती थी, है ना। आयरन की स्टेनलेस स्टील नहीं बना सकते, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, ठीक है। तो वहां पे कई जगह पाइपलाइन नहीं देखी आप लोगों ने, लोहे के पाइप्स नहीं देखे हैं? देखे है ना सर। हाँ, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? अरे सब जगह की बात नहीं हो रही है भाई, कहीं जहाँ जहाँ पे है वहां पे बता दे रहे हैं कि जहाँ पाइपलाइन है वहां पे एक इम्पोर्टेंट इशू हो गया। तो वहां पे क्या करते हैं, इस सरफेस से एक मैग्नीशियम ऐड कर दे देंगे, मैग्नीशियम जिंक जो भी है, जो सस्ता मिल जाए, है ना, जो भी सस्ता मेटल मिल जाए, जिंक आसानी से मिल जाता है, ये डालती है। अब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना,
जहां पे भी ऑक्सीडेशन होना होगा पहले ये ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। तो बस ये मेटल, ये मैग्नीशियम, जितने भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो यहाँ पे होगा, सारा का सारा ऑक्सीडेशन इधर होगा, पाइपलाइन बची रहेगी। हर 2 महीने 3 महीने के बाद जो मेंटेनेंस वाला बंदा होगा वो ये बस इस मेटल को ये रिप्लेस करता रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी पाइपलाइन है ना। तो कुछ कुछ टाइम मतलब स्पेस के बाद ऐसे ऐसे है ना, बड़ी पाइपलाइन है तो कुछ कुछ स्पेस में ऐसे उन्होंने अलग अलग सैक्रिफिशियल एनोड लगा के रखे हुए हैं और वी कैन लेट्स से रिमूव देम। तो ऐसे भी है ना आप कैथोड को सॉरी कोरोजन को स्टॉप कर सकते हो। तो अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है। तो आपको ये पता है कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल Fe2+ से Fe दैट इज -0.44 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि Fe2+ इज +0.44 वोल्ट, राइट, अपोजिट। तो आयरन की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया +0.44, मतलब आयरन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज जनरली। लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है रिडक्शन होना किसी न किसी का, राइट, तभी पूरी रिएक्शन होगी, मतलब ना करंट का फ्लो बनना चाहिए, राइट, तभी। ऐसा तो होगा नहीं, 1/2 रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए कोरोजन जो है वो ड्राई एटमॉस्फेयर में नहीं होता उतनी आसानी से, अब जहाँ मॉइस्चर रहती है वहां पे होता है। तो क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आयरन की सरफेस पे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जो भी ये ऑक्सीजन है, राइट, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। कैसे रिड्यूस होगी? O2 से ऑक्सीजन 2- में ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एसपस ये हो रहा है यहाँ पे Fe2+, Fe2+ में जाएगा ऑक्सीजन, O2- में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इस सब के लिए आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन मेंटेन करेगा, हु इज गोइंग टू लेट्स से मेंटेन द फ्लो। तो यहाँ पे जो जरूरत है वो है मॉइस्चर की। तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, and which is going to give you some H+ ion, right, being acid। तो ये जो H+ है, राइट, मॉइस्चर में या फिर यहाँ पे जो भी लेट्स से आपका मॉइस्चर है वहां पे वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। Corrosion slowly coats the surface of metallic object with oxide or other salt of metal. The rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper and bronze. Some of the examples of corrosion. ठीक है, it causes enormous damage to building, bridges. ठीक है, okay. We lose corrosion, roads to peace. ठीक है. In corrosion, metal is oxidized by loss of electron to oxygen and formation of oxide. Corrosion of iron, commonly known as rusting, occurs in presence of water and air. The chemistry of corrosion is quite complex, but it may be considered essentially as the electrochemical phenomena. ठीक है, वहाँ पे electrochemical cell बन गया. At a particular spot, an object made of iron and oxidation takes place, and that spot behaves as anode, and we can write the reaction. तो ये anode पे ये reaction हो रही है. Fe is going into Fe2+. The electron released at anodic spot move through the metal and go to another spot on metal and reduces oxygen in presence of H+ ion, which is believed to be available from H2CO3, formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. तो अगर ये मॉइस्चर नहीं होगी है ना कहीं पे, तो वहां पे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आसानी से होगा नहीं, तो कोरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन वाटर में बी ऑल्सो अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हाँ, अगर मान लो कोई केमिकल प्लांट है जहाँ पे SO2 वगैरह ऐसी कोई गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो वहां पे और कोरोजन होने की चांसेस है, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे और अच्छा एसिड बनाएंगे, H2SO4 टाइप बनाएंगे, राइट, ऐसे एसिडिक एसिड बनाएंगे जिसके कारण H+ और आसानी से मिलेगा। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड विद द रिएक्शन। तो ये कैथोड पे ऑक्सीडेशन की रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। द ओवरऑल रिएक्शन बीइंग दिस, ये पूरा सेल बन गया। ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, ये Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3+, Fe2+ से Fe3+ में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। So the ferrous ion further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ion, which comes out as a rust in the form of hydrated, which is Fe2O3.XH2O, and with further production of hydrogen ion. ठीक है, ये further oxidation हो रहा है Fe से Fe2+। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हमने एक डायग्राम बनाया था, राइट, उल्टा लिखना चाहिए था, Fe3 प्लस Fe, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये वैल्यू हमारी आ रही थी 0.77, यहाँ से यहाँ -0.44, और ये वैल्यू आ रही थी -0.036। ऐसे कुछ वैल्यूज थी, हमने एक एग्जांपल में किया था ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Fe3 में नहीं जाएगा, राइट। नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये, इससे देखो, इससे ये माइनस है ना, तो दिस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, दिस इज फर्दर इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ये याद रख लो कि ये Fe2O3 में जाता है, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देख लेते हैं। Prevention of corrosion is prime importance. It is not only saves money but also helps preventing an accident such as bridge collapse. Okay. One of the simplest method of preventing corrosion is prevent the surface of metallic object to come in the contact of atmosphere. This can be done by converting the surface, covering the surface with paint or some chemicals. Bisphenol, another simple method to cover the surface by other metals like S and zinc. ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन, राइट। इसके ऊपर ये कोटिंग कराएंगे, that are inert and react to save the object. An electrochemical method is also provide a sacrificial electrode to another metal which corrode itself but saves the object. ठीक है, तो ये हो गया corrosion। तो आपको बस याद रखना है कि Fe is going to go into Fe2 plus and Fe2 plus से ये further Fe3 plus which is Fe2O3 बस। Oxygen is going to reduce, ठीक है। तो ये हो गया कोरोजन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, को भी समझ लेते हैं। उसमें एक आध क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। हेलो सर। हाँ सर, आपने जो बोला था वो सैक्रिफिशियल एनोड लगाते हैं, तो मतलब उसमें Fe ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है? हाँ, उससे पहले कंपटीशन हो जाता है ना, उससे पहले वो मेटल ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, ठीक है। वो मेटल ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके सर। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि जो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन की थी और इक्विवेलेंस पॉइंट आए थे, है ना, वो हम इंडिकेटर की हेल्प से लेके आ रहे थे, राइट, कि इंडिकेटर कहाँ कलर को चेंज कर रहा है, एंड देन वी आर सेइंग कि देखो ये हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। बट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से भी हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस का डेटा देखते हैं, ठीक है। तो मान लो लेट्स से, सबसे पहले लेट्स से एक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, मान लो पहले हम एसिड में बेस डाल रहे हैं या बेस में एसिड डाल रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैं दोनों बता देता हूँ। लेट्स से केस 1, एडिशन ऑफ NaOH into HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लो ये एक HCl सॉल्यूशन है, इसमें हम NaOH डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। और कंडक्टेंस का यहाँ पे ग्राफ बना के देख रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग इट। हम देख रहे हैं सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है, लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ किसी फॉर्म में देख ले रहे हैं ना, लैम्डा m के फॉर्म में भी देख सकते हैं, नॉर्मल कंडक्टेंस भी देख सकते हैं। तो जो भी है, मतलब कुछ भी एक यहाँ पे हमने लिख लिया, राइट। एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो आप सबको पता है कि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
अगर इसकी कंडक्टेंस का ग्राफ हमने जो पहले पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो कुछ ऐसा आता था, है ना, कांस्टेंट लगभग लगभग, है ना, थोड़ा सा बस बढ़ रहा होता था, बट इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो 0 ml जब हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH बिल्कुल डाला ही नहीं है तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, राइट, है ना, HCl के कारण कुछ कंडक्टेंस आई, राइट। अब समझना है कि जैसे जैसे HCl डाल रहे हैं और वो सॉरी NaOH डाल रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, अभी पहला केस ले लिया कि एडिशन ऑफ NaOH कर रहे हैं HCl में, और हमने आपको बता दिया कि जब वॉल्यूम 0 ml है तो कुछ कंडक्टेंस आएगी HCl के सॉरी आयंस के कारण। ठीक है, यस सर, यस सर। देखो जैसे जैसे आप NaOH डाल रहे हो तो रिएक्शन क्या स्टार्ट होगी, HCl plus NaOH is going to give you NaCl plus H2O। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले जो HCl था मतलब कंडक्टेंस थी ड्यू टू H and Cl, है ना, यहाँ पे जब हमने पहले डाला था, है ना, तो कंडक्टेंस इज ड्यू टू H plus ion and Cl minus ion। ठीक है, NaOH तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जैसे ही NaOH डालेंगे तो वो तो तुरंत रिएक्ट कर लेगा, तो NaOH तो बचेगा नहीं, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे HCl के 100 मिलीमोल्स है और आपने 1 मिलीमोल यहाँ पे NaOH डाला तो खत्म हो जाएगा ना, है ना। 99 अब कितने बचे, 99 मिलीमोल्स ऑफ HCl बचे और 1 मिलीमोल ऑफ NaCl पर आ गया, है ना। कितनी बार समझ में आ रही है, एक से एक रिएक्ट करके एक बना रहा है, राइट। जैसे ही आपने 1 मिलीमोल डाला तो NaOH तो पूरा खत्म हो गया, राइट, और यहाँ पे एक अपीयर हो गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। लेट्स से अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, चलो इसी को एग्जांपल के थ्रू ही लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लो शुरुआत में t=0 पे ये 100 थे और ये हमने 1 डाला, ठीक है, अभी ये कुछ भी नहीं है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 99, 0 और 1। तो इस पॉइंट पे है ना आफ्टर रिएक्शन, ओके, बिफोर रिएक्शन। यहाँ पे कंडक्टेंस किसके कारण था, इस पॉइंट पे Q2 100 H plus ion and 100 Cl minus। यहाँ पे कंडक्टेंस किसके कारण है, 99 H plus ion, है ना, 1 Na plus ion and 100 Cl minus ion। इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे H plus ions are replaced by Na plus ion। अब आप 2 मोल डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 98, यहाँ 2 बन जाएगा, तो यहाँ 98 H plus ion रहेंगे और 2 Na plus ion हो जाएंगे। That means as we are adding NaOH, conductivity due to H plus ion is losing and conductivity due to Na plus ion is going to come। ये बात समझ में आ रही है। Yes sir। So we can say as we are adding NaOH, Na plus ion are replacing H plus ion। ठीक है, ठीक है, Na plus ions are replacing H plus ions, hence change in conductivity or conductance, change in conductance due to loss of H plus ion and gain of Na plus ion। अब हमें देखना है कि लॉस ज्यादा है या गेन ज्यादा है, राइट। आपको ये बात पता है कि H प्लस के कारण ठीक है, H प्लस के कारण देखो क्या होगा, कंडक्टिविटी लूज हो रही है और Na प्लस आयन के कारण गेन हो रही है। अब हमें ये देखना है कि किसके कारण कंडक्टेंस ज्यादा आती है। तो बताओ भाई, कौन सा ऐसा आयन है जिसके कारण कंडक्टेंस ज्यादा होगी।
मैंने बताया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ आयन के कारण, क्योंकि H+ आयन ट्रांसफर होता है, घूमता नहीं है वाटर के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना। H+ आयन in between the, let's say, molecules, between the water molecule, it transfer from one place to another place, sorry, one molecule to another molecule. तो इसके कारण कंडक्टिविटी ज्यादा लॉस होगी और गेन कम मिलेगा, राइट। जैसे मान लो 350 लूज हुआ और लेट्स से 150 या 200 गेन हो गया, तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे NaOH हम डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कंडक्टेंस घटती जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे शार्प, एक पॉइंट पे आगे बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, सारे के सारे H+ आयन NaOH में रिप्लेस हो जाएंगे। At equivalence point, all H+ ion will be replaced by Na+. तो मान लो अगर हमने 100 लिए थे और हमने 100 मिलीमोल्स ऑफ NaOH भी डाल दिया, तो फिर क्या हो गया, सारे के सारे ये जीरो हो गया, मतलब HCl बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। तो सारे के सारे H+ Na+ से रिप्लेस हो गए। ठीक है, धीरे धीरे अब अगर मान लो हमने फिर और ऐड किया, है ना, if we are adding NaOH, है ना, if we are adding more amount of NaOH, तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन में सारा का सारा NaCl बन चुका है, और अब सॉल्यूशन में आपने, है ना, Na+ के साथ साथ OH- भी डाल दिया, है ना। NaCl तो है ही सारा का सारा, अब Na+ के कारण के साथ साथ OH- भी डाल दिया। तो अब आपका जो कंडक्टेंस है ना, वो डिपेंड करेगा कि OH- की कंडक्टिविटी। हाँ सर, वो टॉपिक में क्या लिखना है, इफ वी आर एडिंग मोर अमाउंट NaOH इन NaOH, मतलब we are adding more amount of NaOH after equivalence point, right, after equivalence point। ठीक है, तो सारा का सारा NaCl बन चुका है, फिर हमने NaOH डाल दिया, मतलब Na+ OH-। तो अब क्या होगा, अब एक तरह से क्या हुआ, जैसे हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशंस की, है ना, कि मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं लेट्स से, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हमें देखना है कि OH- आयन इसमें ऐड होते जा रहे हैं, राइट। और OH- के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस आपकी बढ़ेगी। ठीक है, OH- आयन के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम भी देखें तो Cl- और OH- आयन में, है ना, जैसे मान लो पहले यहाँ 100 ml थे, तो 100 ml में हम लेट्स से हम देख रहे थे क्या कहते हैं, कितना कंडक्टेंस है। अब लेट्स से हमने 100 ml और डाल दिए, तो अब 200 ml हो गया। एंड इफ यू वांट टू सी कि इन इसके 200 ml में कितना होगा, राइट, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी क्योंकि Na+ OH- आयन आए हैं। लेकिन अगर हम इसके 100 ml भी लेंगे तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज Cl- के कंपैरिजन में OH- का कंडक्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, Cl- के कंपैरिजन में OH- का ज्यादा होता है। तो एक तरह से ये हुआ कि Cl- को रिप्लेस करके OH- आ रहा है। कुल मिला के क्या है, जो ग्राफ है वो थोड़ा बढ़ेगा। बट क्या ये ग्राफ में जो इंक्रीमेंट है वो इतना ही होगा या इससे कम होगा, तो कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि H+ और OH- आयन के कंपैरिजन में H+ की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 350 के आसपास होती है, OH- की 200 समथिंग होती है। तो उतना ही रैपिडली नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसा। तो ये ग्राफ आ गया। क्लियर है इतनी बात? यस। देख लेते हैं क्वेश्चन कोई यहाँ पे हो, कंडक्टेंस का है एक क्वेश्चन, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ है। डाइल्यूशन का है, ठीक है, लैम्डा एंड डाइल्यूशन।
अब बेंजोइक एसिड है, वीक एसिड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अभी। क्या हो गया? चल नहीं रहा इसमें। और देखो और देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, दिख जाएंगे अब। ठीक है, इसको देख लो एक बार क्वेश्चन। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट। AgNO3 was added to aqueous KCl solution gradually। ठीक है, तो पहले KCl था, सी कुछ वैल्यू थी, लेट्स से यहाँ कहीं पे जो भी है, राइट। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज मेजर्ड। ठीक है, द प्लॉट ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इज। ठीक, तो KCl में हमने AgNO3 डाला, क्या हुआ, राइट। तो देन इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट AgCl। इसके कारण तो पूरा कंडक्टिविटी लॉस हो जाएगा, राइट, प्रेसिपिटेट बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे H2O, H2O के कारण तो कोई कंडक्टेंस आएगा नहीं, राइट, केवल वी हैव टू थिंक अबाउट NaCl। सो सिमिलरली ओवर हियर वी आर सेइंग AgCl, इसके कारण कुछ होगा नहीं, बचेगा क्या, KNO3। ठीक है, तो अब एक तरह से क्या हुआ, KCl हैज कन्वर्टेड इनटू KNO3। तो Cl और NO3 की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो सेम होती है। कहाँ पढ़ा था हमने, सॉल्ट ब्रिज में। यस सर। कहाँ पढ़ा था, सॉल्ट ब्रिज में। तो जैसे जैसे NaCl डालेंगे लगभग लगभग कांस्टेंट रहेगा ये। फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा KCl, देन यू आर गोइंग टू ऐड AgNO3। तो अब क्या हुआ, KNO3 के साथ साथ AgNO3 हम डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। ये हो गया आंसर। आपको लॉस देखना है, मतलब आपको इक्वेशन लिखनी है, आपको लिटरली सोचना है कि 100 मॉलिक्यूल खत्म हुए तो कितने बने और उसके कारण किनके कारण कंडक्टेंस आएगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, और अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको एग्जाम में दिख जाए। ठीक है, यस सर। हाँ। So in the previous case NaCl remain in its respective ions the whole। NaCl तो strong electrolyte है ना, वो तो पूरा 100% dissolve होगा। AgCl is precipitate। ठीक है, मान लो इसी का उल्टा होता, है ना, NaOH में we are adding HCl, addition of HCl into NaOH solution, addition of HCl into NaOH solution। अब आपने क्या किया, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका है कंडक्टेंस, लेट्स से लैम्डा, राइट, और ये है आपका लेट्स से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl, राइट। तो अब देख लो NaOH की रिएक्शन है प्लस HCl से, क्या हो रहा है यहाँ पे, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ये कंडक्टेंस थी ड्यू टू Na प्लस OH माइनस, अब ये कंडक्टेंस आ रही है ड्यू टू NaCl, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस इज रिप्लेसिंग Cl माइनस। ठीक है, सॉरी उल्टा, Cl माइनस इज रिप्लेसिंग OH माइनस। तो OH माइनस की ज्यादा होती है Cl माइनस के कंपैरिजन में, तो फिर क्या होगा, है ना, घटेगी, राइट, ऐसे मान लो घटेगी थोड़ा, लेकिन धीरे, उतना ज्यादा स्लोप से नहीं, राइट।
फिर यहाँ पे क्या होगा, जब HCl और डालने लग जाएंगे तो फिर बढ़ने लग जाएगी, तो रैपिडली बढ़ेगी। उसका उल्टा है ना, जो ग्राफ बनाया था तो यहाँ पहले घट रहा था रैपिडली, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, वैसे ही उल्टा यहाँ पे है ना, NaOH इसमें हमने HCl डाला, फिर कुछ ऐसा हो गया। HCl तो पूरा खत्म हो जाएगा, जहां पे भी ये मिनिमम पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है ना इक्विवेलेंट पॉइंट निकालने का, क्योंकि इसमें शार्प वैल्यूज मिलेंगी। इंडिकेटर में थोड़ा सा हमें रेंज मिल रही थी, राइट? यस सर। हाँ, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर मोर एक्यूरेट देन जो हम एसिड बेस टाइट्रेशन देखते हैं उनसे। हेलो सर। सर हाइड्रोजन का मोबिलिटी आपने बोला था मतलब ट्रांसफर होता है, तो वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होता है या मतलब सिर्फ अगर एक्वस में होगा। बाकी जैसे मान लो बाकी में भी होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना एक्वस में होगा। मतलब पोलर सॉल्वेंट में आप देख सकते हो, जैसे अगर NH को NH3 होगा तो वहां पे NH3 H+ नहीं देता है। यस सर मतलब अगर वहां पे नहीं, NH3 में भी H+ देख सकते हैं, जैसे NH3 ऐसे टूट जाए, NH4+ NH2- काइंड ऑफ। लेकिन अब अपन को ना केवल वाटर के बारे में सोचना है, तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। हाँ बोलो, अपना डाउट तो पूछ लो। नहीं मतलब मैं बोल रही थी कि अगर मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा तो भी इसका स्लोप इतना मतलब ऐसे ही रहेगा। हाँ मतलब वाटर का H+ फिर छोटा भी है ना, हाँ यस सर। रीजन फिर देखना पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा सा फिर ऐसा हो गया कि सबके लिए तो नहीं कह सकते होंगे, ऑब्वियसली कहीं पे कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, बट इतना दिमाग लगाना नहीं है। वो एसिड में सॉरी पानी में बात हो रही है, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। यस चलो और आगे चलते हैं। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड लेट्स से स्ट्रॉन्ग बेस। अब दूसरा केस, लेट्स से केस 2, मतलब दूसरा सेकंड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने CH3COOH, या फिर क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड था वैसे, ठीक है, एंड NaOH। तो अभी मैं एक का बताऊंगा, आपको दूसरे का समझ में आ जाएगा, है ना, ग्राफ कैसे बनाएंगे। राइट, यू कैन राइट द रिएक्शन एंड देन यू कैन सी। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाना है मुझे, कंडक्टेंस का, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ NaOH। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या पहले समझते हैं। जब बिल्कुल भी NaOH नहीं है तब CH3COOH इज लाइक दिस, इक्विलिब्रियम में है, CH3COO माइनस प्लस H+ आया, राइट। इस तरह से मतलब मान लो 10% ही अल्फा जो है, ज्यादा नहीं होगा, 10% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो इतने H+ आयन आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर एडिंग लेट्स से NaOH। तो आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH क्या होगा? इनिशियली एडिशन ऑफ NaOH पे क्या होगा? CH3COOH प्लस NaOH। मान लो फर्स्ट सेकंड जो ड्रॉप है बस वही डाली है अभी हमने, राइट। तो इसके कारण क्या होगा? CH3COO माइनस, मतलब CH3COO Na और H2O।
ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी एक तरह से हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये CH3COONA और ये इसका सॉल्ट बन गया, राइट। चलो ठीक है। अब यहाँ पे किसके कारण था? CH3COO माइनस H+, और यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे आया? CH3COO माइनस Na+, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब ये वाला ग्राफ जो है वो बिल्कुल पहले वाले की तरह एकदम से नहीं होगा, ठीक है। ये एकदम से नहीं होगा कि पहले वाले की तरफ हो जाए। अब इसमें ऐसा पहले वाले की तरह क्यों नहीं होगा ये सोचते हैं। तो होता ये है कि ये 100% आयनाइज नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही हमने शुरुआत में NaOH डाला, ठीक है, ये CH3COO माइनस और H+ को रिप्लेस करके Na+ आया, इसका मतलब एक तरह से H+ के कारण कंडक्टिविटी लूज हुई और Na+ के कारण गेन हुई। बट जैसे ये NaOH यहाँ पे डाला, CH3COOH और टूटा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना। तो H+ जितना पहले था लगभग उसके बराबर ही, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं आएगा, उसके बराबर ही फिर से टूट गया, ठीक है, लगभग उतना ही फिर से टूट गया। तो इसमें आता क्या है कि जब बिल्कुल शुरुआत में हम डालते हैं तो थोड़ा सा, है ना, इसका डिसोसिएशन, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे कंडक्टिविटी घटती है, थोड़ी सी ऐसे घटने का ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा ऐसे घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर मान लो मैं लिखना हो ऐसा, और ऐसा, तो फिर बढ़ता जाएगा। बढ़ता क्यों जाएगा? ये CH3COOH मतलब ब्रेक होता जा रहा है इसलिए, और H+ दे रहा है। बस इनिशियली बस थोड़ा सा यहाँ पे, तब इनिशियली लेट्स से बहुत थोड़े अमाउंट के लिए घटेगा, फिर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H+ मिलते जा रहे हैं दोबारा से। और फिर एक टाइम क्या होगा जब हमें, राइट, पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, लेट्स से अगर पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फर्दर बढ़ेगा, मतलब NaOH के कारण OH- आयन के कारण बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। बुक्स में तो ये वाली बात दिखाते ही नहीं है, वो डायरेक्टली ऐसे कहते हैं बढ़ेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड से थोड़ा सा डिफरेंट है। H+ आयन के कारण लॉस आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर, है ना, क्या हुआ, ये फर्दर टूटने लग गया। तो H+ आयन तो लगभग उतने ही आ गए, और Na+ के कारण फर्दर एक तरह से क्या हुआ, कंडक्टेंस बढ़ गया, राइट। तो जैसे मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे CH3COOH के, उसमें केवल 10 मॉलिक्यूल ही टूटे हुए थे। तो 10 मॉलिक्यूल में तो, राइट, 10 मॉलिक्यूल के कारण तो क्या हुआ, H+ का लॉस हुआ और Na+ आया। बट हुआ क्या कि ये 100 मॉलिक्यूल्स में से जैसे ये 10 मॉलिक्यूल खत्म हुए, ये फिर से मान लो 9 मॉलिक्यूल टूट गए। तो 9 मॉलिक्यूल के कारण H+ तो आ ही गए उतने जितने लगभग थे। एडिशनल Na+ का जो है ना वो मतलब गेन हो गया, इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे बस थोड़ा सा घटेगा,
फिर जैसे जैसे NaOH डालते जाओगे, राइट, ये आपका Na मतलब और टूटता जाएगा और इस तरह से फिर ग्राफ आएगा। इसका उल्टा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जब हमें उल्टा करना हुआ CH3COOH में, सॉरी NaOH में CH3COOH डालेंगे। तो अब ये ग्राफ देख लो, एक क्वेश्चन था ना बेंजोइक एसिड वाला, आ गया। इसमें जो ग्राफ है देखो, इन्होंने स्टार्टिंग में दिया नहीं है ऐसे, ये हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बढ़ेगा हल्का सा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। यस सर। फिर इसमें एक और आता है, मतलब इसी में मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड with NaOH with strong base। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हो HCl plus CH3COOH और उसकी हो रही हो अच्छे, है ना, वर्सेस NaOH, है ना, कंडक्टेंस, और ये आपका हो गया NaOH। तो उसमें ग्राफ कैसा आएगा? उसमें पहले हमें पता है ये बात कि पहले कौन लड़ने जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लड़ने जाएगा, है ना। जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड है तब तक CH3COOH तो टूटेगा ही नहीं। जब तक HCl का एक भी मॉलिक्यूल है तब तक सबसे पहले NaOH से कौन लड़ेगा? HCl ही लड़ेगा। और जब तक HCl है तब तक CH3COOH का भी डिसोसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना। जबकि जब NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है, NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इससे आने वाले H+ आयन खत्म होना चालू नहीं हुए, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, राइट। तो सबसे पहले NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एकदम लॉस होगा, लॉस ऑफ कंडक्टेंस ड्यू टू H+ आयन। फिर क्या होगा, धीरे धीरे फिर अब बात आएगी CH3COOH की, तो फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, राइट, ऐसे आएगा। फिर क्या होगा, फिर ये फर्दर बढ़ेगा, ऐसा बिहेवियर, ये HCl के कारण, ये CH3COOH, और फिर ये CH3, है ना, मतलब इसको लिखना चाहिए था मुझे, ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, ये होगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH, और ये होगा NaOH। मान लो फोर्थ केस अच्छा हम ले रहे हैं, ये आप बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर आप बनाओ। HCl plus NH4OH, ठीक है, रिएक्शन लिखो। मान लो हम HCl, है ना, कंडक्टेंस, और यहाँ पे लेट्स से NH4OH डाल रहे हैं, राइट, HCl, वी आर एडिंग NH4OH इन HCl, ये आसान पड़ेगा।
कौन सा ग्राफ देखना है? बहुत सारे, ये वाला। मान लो HCl में NH4OH डालते हैं, डन। Yes. तो रिएक्शन लिख लिख के देखो पहले। HCl में NH4OH डाल रहे हैं, मान लो NH4Cl प्लस H2O बना। यहाँ पे कंडक्टेंस थी H प्लस और Cl माइनस के कारण। अब यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस के कारण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि NH4 प्लस इज रिप्लेसिंग H प्लस आयन, तो क्या होगा? कंडक्टेंस घटेगी एकदम से, ठीक है। H प्लस का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे ये यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद क्या होगा? राइट, इसके बाद लेट्स से अगर हम NH4Cl डालेंगे, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये NH4Cl है, पूरा बन चुका है NH4OH के बाद। उसके बाद NH4OH डाल रहे हैं, राइट, NH4OH डाल रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये NH4OH डाल रहे हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये लगभग लगभग ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रहे हो, यार लगभग लगभग ये कांस्टेंट टाइप का ही रहेगा। थोड़ा OH माइनस आयन के कारण थोड़ी सी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, कंडक्टेंस ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल फ्लैट टाइप का। लेट्स से अगर मान लो हम वीक एसिड वर्सेस वीक बेस ले लें, जैसे मान लो रिएक्शन होगी CH3CHH की NH4OH से, और ये बनाएगा CH3COO NH4 एंड H2। तो यहाँ पे भी देखो बिहेवियर लगभग लगभग एक जैसा ही रहता है, कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लो हम NH4OH डाल रहे हैं CH3COO, तो शुरुआत में ये क्या होगा, ये तो आपका CH3COO माइनस और H प्लस में है, और इसके साथ एक इक्विलिब्रियम भी है। जैसे NH4 डालेंगे विच इज गोइंग टू रिप्लेस, है ना, रिप्लेस इनटू लेट्स से NH4 प्लस, ये आपका इसमें गया। यहाँ पे लॉस ऑफ H प्लस आयन, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू H प्लस आयन, और उसकी जगह NH4 प्लस आया। बट अगेन इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये खत्म हुआ, ये फर्दर, है ना, इसमें इंक्रीमेंट होने लग गया। फर्दर ये जो है ना, वो थोड़ा सा आयंस और टूटने लग जाएंगे, राइट, खत्म हुए H प्लस। तो लगभग लगभग ये बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर होगा ऐसा, राइट। इसके बाद क्या होगा, मान लो यहाँ तक अब सारा ये CH3COO NH4 पहुंच गया, राइट, बढ़ते हुए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर NH4OH लगभग लगभग कांस्टेंट टाइप का ही रहेगा, ठीक है, NH4OH के कारण।
ऐसे। तो कुल मिला के क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किसके कारण कंडक्टेंस आ रही है, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, और फिर उससे आइडिया लगा दें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस लॉस ऑफ कंडक्टेंस देखना है कि किसका लॉस हो रहा है और किसका गेन हो रहा है। कोई यहाँ पे क्वेश्चन होता है तो देख लेते हैं, है ना, हो सकता है हम स्किप कर गए हो, तो फिर से देख लेते हैं। तो मुझे याद है एक पैसेज मैंने देखा तो था, अब मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है मैंने किसी और मॉड्यूल में देखा हो। या नहीं, तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हाँ बोलो प्रियंका। सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला पार्ट है उसमें जो स्लोप का डिफरेंस आ रहा है दोनों के ग्राफ में, वो एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? स्लोप बढ़ जाएगा एक्चुअली में जब NaOH आएगा ना। नहीं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4OH। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये ना, हाँ ये। एकदम से ये गिरेगा। वीक एसिड के कारण तो कुछ ज्यादा कुछ खास बढ़ेगा नहीं, है तो एकदम कांस्टेंट टाइप का ही रहेगा। NH4OH है ना सर तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है ना जिसके बाद वो। हाँ इसके हाँ बाद ये लगभग, क्योंकि क्या होगा ना, NH4OH के जितने भी आयंस OH माइनस के आ रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। NH4Cl भी यस प्रेजेंट है, तो इसके कारण कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डिसोसिएशन ज्यादा होगा नहीं OH माइनस का, इसलिए। यस सर। तो सर जब पहले NH4OH प्रेजेंट है उसमें हम HCl डाल रहे हैं तो तब भी उल्टा वो कर कम रहे ही। हैं, HCl में NH4OH हाँ डाल रहे हैं। सॉरी। हाँ अच्छा। हाँ तो H प्लस एकदम से थोड़ी डिक्रीज होंगे मतलब। और क्या, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एकदम H2 में चलेगा, ये तो H प्लस OH सर बट माइनस इसने दिए, खत्म हो गए। बेस तो वीक है ना पर। तो क्या हुआ? तो ये अरे भाई कम कुछ, डिसोसिएट अरे होगा तो कम बनेगा ना। नहीं नहीं, ऐसे देखो, NH4OH मान लो ये खत्म हो, NH4 प्लस OH माइनस में जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, OH माइनस लगातार खत्म होता रहा तो ये और टूटता जाएगा। ओके सर। ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ NH4OH कम है, राइट। HCl में आप NH4OH डाल रहे हो, HCl में NH4OH डालोगे तो क्या होगा, ये तो खत्म होना ही है ना, सारा का सारा NH4OH रिएक्ट कर ही जाएगा। ओके सर, मुझे ऐसे लग रहा था कि NH4OH एज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वो कम डिसोसिएट होगा जिसकी वजह से कम NH4Cl बनेगा। नहीं तो ये NH4OH वीक एसिड तो वीक बेस तो है, लेकिन वो पानी में नहीं है, वो एसिड में है, तो वो पूरा पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्योंकि लगातार ये क्या होगा, H प्लस OH माइनस खाता रहेगा, उसको और अब टूटना समझा। पड़ेगा। यस थैंक यू। तो आई थिंक है नहीं कहीं पे, राइट। एक आधी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ठीक है, आपकी मतलब देख के डर नहीं लगेगा। आप बोलो, बोलते जाओ भाई, रुको मत। सर हाँ के अल्फा देखेंगे वीक एसिड वीक बेस का तो अंडर रूट KB/C रहेगा ना। मतलब जो भी है वो तो बताओ ना आगे। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा कम होगा ना। हाँ तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके कारण, राइट, जो इंक्रीमेंट आने वाला है OH माइनस में। हेलो। सर तो थोड़ा बाद में डिक्रीज होगा वो मैं सोच रहा था। अगर एक मिनट, कंसंट्रेशन जो है वो
लेकिन NH4Cl तो है ही ना, उसमें NH4OH आ रहा है, तो NH4OH का एडिशन कुछ तो लेंगे ना। हाँ सर, मतलब थोड़ा एडिशन लेंगे, उसके बाद थोड़ा कम ही होगा ना। नहीं सर, मतलब बट वो स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगा ना एक्चुअल हाँ, में, पर लगभग अगर लगभग कुछ स्ट्रेट भी। लाइन रहेगा, मतलब इतना आई थिंक ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। मैं बस इसलिए बोल रहा था कि NH4OH के कारण थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा OH माइनस आयन के कारण मोलर कंडक्टिविटी में, बिकॉज Cl के साथ साथ OH माइनस है, तो इसलिए, तो इसीलिए ये लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, बस थोड़ा सा हाई होना चाहिए। बट हाँ, हाँ तुम्हारी ओके बात सर, सही है, वो भी एक फैक्टर होगा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, बोलो अनुष्का। सर CH3COH प्लस NaOH के केस में हाँ, सर इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले वो थोड़ा भी मतलब डिक्रीज नहीं करेगा क्या? कहाँ पे? हाँ सर। क्यों? अच्छा, क्यों होना चाहिए डिक्रीज? सर मतलब H प्लस थोड़ा भी मतलब कम होगा ही नहीं क्या? मतलब बढ़ता ही जा रहा है, H कैसे मतलब बढ़ता जा रहा है? तो यहाँ पे हो यही रहा है ना कि जैसे मान लो 98% जो भी है, 99% 98% जो भी होगा, उसके बाद H प्लस आता जा रहा है जितना। मैंने ये बताया था कि लेट्स हम के के बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से के इक्वल्स टू क्या है, CH3COO माइनस H प्लस डिवाइड बाई CH3COOH, ठीक है, राइट। उसके कारण कुछ H प्लस आया। अब हमने एक तरह से क्या हुआ, CH3COOH माइनस मतलब बढ़ गया, CH3COO माइनस बढ़ा इसके कारण, और H प्लस खत्म हुआ, ठीक है। H प्लस बिल्कुल खत्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन में ये इसकी तरफ बढ़ेगा, शिफ्ट होगा, बट उतने ही H प्लस आयन नहीं देगा जितने H प्लस आयन पहले थे। मान लो पहले 10% टूट रहा था, तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये 9% टूटेगा, ऐसे मैं बोल रहा था। तो ऐसे एक सीरीज टाइप की बन जाएगी, फिर 9 से 8 टूटेगा, फिर ऐसे ही 7 काइंड ऑफ, ठीक है। तो हमेशा आपको थोड़े ना थोड़े H प्लस आयन मिलते जाएंगे पिछले वाले के कंपैरिजन में। सर तो तो गेन मतलब ऑफ, देखो इफेक्टिवली इन H प्लस आयन के कारण, मेरी बात सुनो, मेरे को पता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान से सुनना। इन H प्लस आयन के बदले में सारे Na प्लस आ गए, है ना, इन H प्लस आयन के बदले में सारे Na प्लस आ गए, और ऑलमोस्ट उतने ही या उससे थोड़े से कम, है ना, 90% तक H प्लस आयन भी आ गए। समझ में आया? यस सर। इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ओके। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में तब थोड़ा सा घटता है, तो हो सकता है मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया और थोड़ा और छोटा बना सकते हो, राइट। ऐसे कई बार ये बिहेवियर दिया भी नहीं जाता है ग्राफ में, ये वाला, है ना, जैसे अभी आपने यहाँ देखा था, तो वो अगर मान लो नहीं भी दिया जाएगा तो उतना परेशान नहीं होना है। कहाँ गया है, था ना एक, देखा था ना। हाँ यस। हाँ। ओके सर। चलो अभी नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहाँ से स्टार्ट करें? तो इसमें कुछ कुछ बातें इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, तो आई विल यूज द लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम, बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। डायग्राम मुझे बनाने नहीं पड़ेंगे, मेरी मेहनत बच जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। तो पहले सॉलिड स्टेट, हाँ पहले पूछ लो डाउट, हाँ बोलो सुशील। सर मतलब मैंने जो बोला था वो एक्चुअल में मुझे समझा, तो उससे दूसरा एक डाउट आ गया। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अल्फा कम होगा, बट एक्चुअल में तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो अल्फा कम भी होगा तो भी आयंस थोड़ा मतलब वो रिलेशन मेरे को नहीं समझ रहे। भाई NH4Cl के कारण कंडक्टेंस है ऑलरेडी, ठीक है, NH4Cl के कारण कंडक्टेंस है, उसमें आप NH4OH डाल रहे हो, तो एक तरह से अगर आप देखा जाए तो
OH माइनस Cl माइनस को एक तरह से रिप्लेस कर रहा है वहां पे मोलर कंडक्टेंस में देखा जाए तो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जैसे ही आपने जैसे जैसे आपने OH माइनस डाला उसके कारण कंडक्टेंस थोड़ा तो बढ़ेगा। तो जैसे मान लो पहले हमने मोल यस सर। फ्रैक्शन टाइप से सोचो, मोल फ्रैक्शन पहले मान लो पूरा NH4Cl था, 0.9 है और 0.1 है ऐसे, राइट, 0.8 है, 0.2 है, तो एक तरह से रिलेटिव समझ रहे हो। तो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, राइट, बट OH माइनस जो हम कंडक्टेंस पूरा ले रहे हैं 1 मोल, जैसे हम बोलते हैं ना 1 मोल सब्सटेंस, राइट, तो वहां पे आयंस की बात करते हैं। सर मेरा एक्चुअल में डाउट था कि आपने वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताया था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में, तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने बोला था कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा कम होगा। अरे भाई मेरी बात समझ नहीं रहे हो तुम, वो बात सही है सब, लेकिन नहीं नहीं ये सर, बताओ मतलब मेरी हाँ, बात उसके सुनो बाद सर मेरा एक बार पूरा डाउट सुना ना। मैं हाँ चल मैं तुम्हारा डाउट सुन। उसमें ना नंबर ऑफ, मेरे को उसमें बोलना था कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब एक्चुअल में पहले 50 कंसंट्रेशन था और उसका डिसोसिएशन 20 था। अब कंसंट्रेशन डबल हो गया 100 और डिसोसिएशन कम होके 10 भी हो गया, तो एक्चुअल में आयंस रिलेटिवली उतना ही रहा ना। आयंस तो उसमें उसमें आपने डायरेक्ट बोल दिया था कि आयंस कम हो जाएंगे, वो मतलब मेरे को नहीं समझा। किस में बोल दिया डायरेक्टली कम हो जाएंगे? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में फैक्टर्स कंडक्टेंस, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में। देखो फिर से समझो, मैं जो समझ पा रहा हूँ है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप मान लो कि 1 मोल में 100 आयंस है, लेट्स से जस्ट इमेजिन, ठीक है, पहले 100 के 100 NH4Cl के थे, राइट, पहले 100 के 100 NH4Cl के थे। अब जैसे जैसे आप NH4OH डाल रहे हो, मान लो NH4OH का भी आप समझ लो कि NH4 आपने 100 मॉलिक्यूल डाले, बट उसमें से केवल 10 ही OH माइनस में गए, राइट। तो वैसे भी NH4OH जो बना हुआ है 90 मॉलिक्यूल, इनके कारण तो कोई कंडक्टेंस आएगा नहीं, ये तो न्यूट्रल है, इट इज नॉट एबल टू कैरी एनी चार्ज। इसके बारे में हमें नहीं ध्यान देना है, हमें इस पे ध्यान देना है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे जो भी हुए है ना, टोटल आयंस 100 तो थे और 10 कैसे आ गए, 10 OH माइनस। तो अब परसेंटेज लेंगे, मान लो इस 110 को हमने फिर से 100 बनाया, राइट, इस 110 को हमने फिर से 100 बनाया, तो अब इसके मतलब ये एक तरह से हो गया कि 91 NH4Cl, रेशियो समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो 91 NH4Cl हुए और 9 OH माइनस के कारण आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली वी हैव रिप्लेस्ड 9 Cl माइनस बाय 9 OH माइनस, समझ रहे हो। फिर हमने और डाला, मान लो हमने 200 डाले, अभी 10 OH माइनस नहीं हुए, मान लो 18 OH माइनस ही आए, ठीक है। बट हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने यहाँ कंसंट्रेशन क्या डाली, हमें इससे मतलब है ये OH माइनस आयन इसको रिप्लेस करेंगे, फिर 118 हो जाएंगे, फिर उसको 100 बनाएंगे, तो रिलेटिवली Cl माइनस रिप्लेस होते जाएंगे ना OH माइनस से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आर यू एबल टू फॉलो? हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, बट थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा हल्का। तो सर मुझे अभी उसमें डाउट आया है कि अ, मतलब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोला था कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा कम होगा और नंबर ऑफ तब हम आयंस क्या कर कम रहे थे, होंगे तो तो हम क्या कर रहे थे, केवल और केवल हम उसके लिए देख रहे थे, कहते हैं सिंगल एसिड के लिए देख रहे हैं, HCl3COOH के लिए देख रहे हैं बस, उसमें कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, केवल और तो केवल सर CH3C। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो अल्फा कम हो रहा है, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ भी सकते हैं ना। मतलब ज्यादा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो आयंस जो रिलीज हो रहे वो अल्फा कम होने के बावजूद भी बढ़ सकते हैं ना। कैसे बढ़ेंगे, मान लो मैंने एक पहले बेसिक समझते हैं, जैसे मान लो ये CH3COOH है, हमें पता है कंडक्टेंस जो है ना, वो आयंस के कारण आता है, राइट।
ठीक है, राइट। अभी मान लो पहले यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, ये 10% था, राइट, 200 हुए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जैसे हमने यहाँ पे राइट बढ़ाया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, ठीक है, 18 हो गए, ठीक है, मान लो अल्फा कम हो गया, ठीक है, फिर 200 आयन हुए, ये 18 प्लस आयन हो गए। अब हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं। याद है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे भी है ना, तो मान लो हमारे 100 से 110 हुए थे, तो हमने उसको 100 बनाया था पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। पर 100 कितने होंगे, 118 हो गए थे, तो हमने फिर उनको 100 बनाया था। तो वहां क्या हो रहा है, वहां तो OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। Cl माइनस के रेस्पेक्ट में OH माइनस की ज्यादा है, अगर OH माइनस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हाँ हाँ सर, पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे है। अभी एक का कंफ्यूजन दूर हुआ, किसी और का भी है इसी में, पर अच्छी बात है, तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, गुड। सर मेरे को फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि सॉरी, वो मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, उसमें फॉर एग्जांपल अभी वो CH3OOH वाला जो था और NaOH का था, तो उसमें मतलब पहले से ही ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था क्या? मतलब अभी फॉर एग्जांपल कुछ पहले तो ये समझो, पहले CH3COOH CH3COOH में NaOH डाल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हाँ यस सर, हाँ उल्टा नहीं है, है ना, CH3COOH में NaOH डाल रहे हैं, हाँ यस, ठीक है, सॉरी उल्टा तो कर दिया मैंने सॉरी हाँ, तो CH3COOH में जैसे मान लो मैंने NaOH डाला, NaOH तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि मैं ड्रॉप कम नहीं डालूंगा ना, NaOH तो धीरे धीरे डाल रहा हूँ ना। अच्छा ओके, अब वो हाँ क्लियर हो गया। हाँ, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वाली रिएक्शन लिखी थी यहाँ पे, HCl वाली। पता था ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, ये आपको रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये इसको रिप्लेस कर रहा है, राइट। लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ है, मान लो 100 थे, एक NaOH डाला, ये तो खत्म ही हो जाएगा, इसके कारण कोई कंडक्टेंस नहीं आएगी, जो डाल रहे हैं वो तो कम ही होगा, तो ये 99 हुआ, ये 1 हुआ, राइट। तो आई हैव रिटन कि यहाँ 100H प्लस आयन और 100 Cl माइनस आयन के कारण होगी कंडक्टेंस, एंड देन ये 99H प्लस और 1 Na प्लस के कारण होगी। तो इफेक्टिवली यू कैन से कि यहाँ पे एक H प्लस को एक Na प्लस ने रिप्लेस किया, और यही बात मैं वहां समझा रहा हूँ कि जब हम NaOH और डाल रहे हैं, NH4Cl है, चाहे NaCl है, जो भी है, CH3COONA कुछ भी है, उसमें हम एक्स्ट्रा अगर डाल रहे हैं तो फिर हम वहां पे क्या होगा, राइट। तो इतना ही वहां पे समझना है। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसी को अभी कोई डाउट, सुशील, अनुष्का एंड कंपनी, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर, सब क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन, इसको भी हटा देते हैं, सॉलिड स्टेट है ना। तो सॉलिड स्टेट में एक्चुअली इमेजिनेशन के लिए डायग्राम है, तो उसके लिए मैं हेल्प ले लूंगा NCERT की, जब मुझे कुछ समझाना होगा, क्योंकि वो डायग्राम बनाने में उतने अच्छे बनेंगे भी नहीं और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक बात। स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह की है, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग विद सॉलिड स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता है ये गैस, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं। सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लेट्स से लिक्विड ऑन हीटिंग, है ना, and if we are going to further increase the temperature, then liquid is going to convert into gas, ठीक है। अगर मान लो
तो ऑन हीटिंग क्या हो रहा है? ऑन हीटिंग thermal energy increases and force of attraction decreases, and hence solid convert to liquid and liquid converts to gas. ठीक है, तो ये हीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट, है ना। देयर इज only let's say energy or kinetic energy that is due to vibrational kinetic energy, है ना। हमने thermodynamics में types of kinetic energy देखी थी, तो we have seen translational gases molecules के लिए देखी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, अगर मॉलिक्यूल let's say डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक है तो रोटेशनल, एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, 20 मिनट की क्लास है, सुन लो, बस बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी इसको अलग से नहीं डालना है, ठीक है। तो सॉलिड में केवल और केवल वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, अगर आप और हीट करोगे तो वो राइट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, और यू कैन से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, सो इट इज गोइंग टू इनटू लिक्विड, और हीट करोगे तो गैस में। तो ये हमें पता है बात, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बात आती है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने तरीके के होते हैं, जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, सब में देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब मॉलिक्यूल्स, राइट, वो सॉलिड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे H2O है, आपको पता है हर स्टेट ऑफ मैटर, एवरी स्टेट ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, है ना सॉलिड। तो कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, जैसे किसी ने बोला H2 गैस, तो उनको लगता है हाइड्रोजन कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता, दे फॉरगेट इट। तो ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन भी सॉलिड हो सकता है, बट यस, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होगा, आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, राइट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब वो सारे लेट्स से कंपाउंड जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, राइट। जैसे CO2 हो गया, CO2 सॉलिड होता है, ट्राई आइस, H2O सॉलिड आइस, राइट, कोई भी कंपाउंड, राइट, दैट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर सॉलिड। इवन P4 इज सॉलिड, राइट। तो P4 है क्या, मॉलिक्यूल है एक, है ना, फास्फोरस के 4 एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में कौन से लेट्स से अट्रैक्शंस लगते हैं, वीक वॉन डर वॉल अट्रैक्शंस लगते हैं, वीक वॉन डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग जाती है, राइट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का मतलब जिसके एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे H2O, है ना, CO2, एनीथिंग एटसेट्रा। मेटेलिक सॉलिड का मतलब क्या है, मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म में, जैसे Na मेटल हो गया, Na सॉलिड, कॉपर सॉलिड, सिल्वर सॉलिड, है ना, ऐसा कुछ भी, Cu, Ag, Au, Na, कुछ भी, राइट। इनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, राइट। वॉन डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्डिंग, राइट। तो वॉन डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉन डर वॉल अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, डायपोल डायपोल, ठीक है, डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, राइट। बट यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल लगेगा नहीं, क्योंकि हम प्योर लेट्स से की कंपाउंड की बात करें, हम मिक्सचर चाहिए, जैसे HCl में AR टाइप कुछ हो, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल लगेगा। और फिर क्या लगेगा, लंडन फोर्सेस, दिस, राइट, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल्स एंड डायपोल्स। तो ये वॉन डर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, सब वीक ही होते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जैसे Na है, Mg है, तो Na में एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, Mg में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ये सब मैं बातें अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी हुई है। मेटेलिक बॉन्डिंग में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है।
तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या बात करती है, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है ना। इसमें इंटरेक्शंस किसके होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग में इंटरेक्शंस किसके होते हैं। मान लो ये मान लो तुम्हारा ये जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है और ये न्यूक्लियस है, तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट को बोलते हैं कर्नेल्स। क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। सुना है ये पहले, कर्नेल्स। यस सर, आपने बताया। Yes, sir. यस। राइट, फिर दिए दूसरा वैसे मान लो है ना, कर्नेल्स इज एटम एक्सेप्ट आउटर मोस्ट लेयर। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। द साइज, एज द साइज इंक्रीजेस है ना, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मीडियम लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता बट बहुत कम भी नहीं होता। कई सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनका बहुत हाई होता है, जैसे आपको पता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें बहुत वेरिएशन है, राइट। बट ऑब्वियसली एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में किसका ज्यादा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता यह है कि जो उसके डी सबसेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ हम बोलते हैं कि थोड़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी चलेगी उसमें, ठीक है। मेटल मेटल में आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है मेटल मेटल में, और इसके कारण ये स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इस तरह से। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग। फिर उसके बाद क्या हो गया, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। आयनिक बॉन्ड और चार्ज का जो इंटरेक्शन है वो हो गया, एग्जाम्पल NaCl, Mg, MgO, समथिंग एटसेट्रा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे, जितना ज्यादा लेटिस एनर्जी होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा लेटिस एनर्जी होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स हाई है। And then there are covalent crystalline solid, or you can say network solid. अच्छा, ये इन जनरल लिखा हुआ है इसमें, ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन हमेशा ही हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ टंगस्टन बताया था तो विच इज वेरी हाई, तो ऐसा नहीं है कि ये जनरल है, किसी के लिए भी हाई और लो हो सकता है, बट जनरली क्या होता है वो लिख रहे हैं। क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड में जो इंटरेक्शंस होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट। Now you have to break the covalent bond, so obviously this is going to be very high, तो high melting। तो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड है, 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब एक पूरा नेटवर्क बन रहा है, स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि ये जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर हैं इनको हम कैसे मतलब स्टडी करेंगे, राइट। तो उसमें पहले आता है we can break, let's say, types of solid on the basis of arrangement of atoms, है ना। Types of solid on the basis of arrangement of atoms और molecule जो भी है।
तो इसमें दो पार्ट हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid is nothing but true solid kind of, and then another one is amorphous solid, amorphous, that is called super cooled liquid, super cooled liquid. यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है रेगुलर लेट्स से अरेंजमेंट, लगातार। देयर इज, अगर हमने एक फिक्स कर दी दो एटम के बीच की डिस्टेंस या दो आयंस के बीच की डिस्टेंस कुछ है तो वही रहेगी, चाहे कितना भी आगे आप चले जाओ, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो वी आर गोइंग टू से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, फिक्स्ड, और यू कैन से फिक्स्ड अरेंजमेंट, है ना? फिक्स्ड अरेंजमेंट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ये समझ में आ रहा है ना फिक्स्ड अरेंजमेंट का मतलब, कि हमने फिक्स कर दिया, है ना, सारे एटम्स. जैसे अगर हमने ये फिक्स कर दिया से कि ये यहाँ पे एक एटम है, फिर ये ऐसे है, फिर ये एटम है, फिर ये ऐसे है, लेट्स से, राइट, देन इट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड. डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे कितनी भी लेयर आ जाए, कितनी भी ना शीट्स आ जाएंगे, ऐसे ही चलेगा. ये बीच में डिस्टेंस फिक्स है d, तो ये d रहेगी, यहाँ पे भी इनके बीच में हमेशा d रहेगी. ऐसा यहाँ पे क्या होगा, है ना, इरेगुलर लेट्स से अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट मतलब कि लेट्स से एटम्स कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, डेंसिटी, है ना. रेगुलर अरेंजमेंट इज गोइंग टू चेंज. यहाँ पे क्या हो सकता है, रेगुलर अरेंजमेंट मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी, फिर रेगुलर अरेंजमेंट मतलब इरेगुलर डेंसिटी, कहीं पे ज्यादा लेट्स से एटम हो गए, कहीं पे ज्यादा हो गए लेट्स से, राइट, और कहीं पे फिर दूर दूर हो गए लेट्स से. ऐसे समझाने के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट. यस सर. ऐसा, तो यहाँ एकदम से ज्यादा हो गए, यहाँ पे थोड़े से कम हो गए. अब जो ये अमॉर्फस को आप रिलेट कर सकते हो ग्लास से. ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, और सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो भी हो सकते हैं. ये ऐसे सॉलिड हैं जो फ्लो होते हैं, तो वो फ्लो वाला जो नेचर है वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखे फ्लो होते हुए, बट विद द टाइम यू कैन सी दीज आर गोइंग टू फ्लो. तो अभी जो पुराने टाइम पे अगर आप किसी जैसे आपका जो स्कूल होगा उसमें अगर कोई विंडो होगी और उसमें ग्लास लगा होगा, अगर वो ग्लास बहुत टाइम से लगा हुआ है, देन यू कैन सी ए क्लियर डेंसिटी डिफरेंस. ऊपर आपको थोड़ा लेस डेंस दिखेगा और नीचे वो थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, मे बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा, है ना. देखा है कभी किसी ने ऐसा? जैसे पुरानी बिल्डिंग में जाओ और उसमें जो ग्लासेस लगे हों, तो विद द टाइम यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस. देखा है? वैसे मेरे को लगता है पुरानी बिल्डिंग में गए ही नहीं होंगे. एरोसॉल, एरोजेल, आई थिंक लिक्विड में ही आएगा ये तो फिर मिक्सचर हो गया ना. सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सचर हुआ वो एलॉय बन सकता है, एंड अगर एलॉय है तो क्रिस्टलाइन है. एरोजेल का मतलब अगर, हाँ पता है मुझे, एरोजेल इज सॉलिड. फ्लो होगा तो फिर ये सुपर यही होगा, एमॉर्फस में ही आएगा. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और क्या होता है कि वी कैन से कि इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है. शार्प मेल्टिंग पॉइंट
let's say, so we can say sharp melting point. और इसमें range of, let's say we are going to say, we are not going to observe a sharp melting point, इसमें बोलते हैं glass transition temperature. उसको बोल सकता है range of temperature at which solid will melt. पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है. So let's say we are talking about temperature and we are time and we are cooling a liquid, let's say. Molten solid, let's say. तो अब यहाँ पे क्या होगा जब let's say एक टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट, और लेट्स से मैं 2 जोन बना ले रहा हूँ ऐसे, ये T1 लेट्स से, सॉरी, ये 2 जोन है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, लेट्स से, ठीक है. तो यहाँ से पहले लेट्स से इससे पहले लिक्विड था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, अब ये टेम्परेचर शार्प रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. दिस इज कॉल्ड शार्प, लेट्स से, मेल्टिंग पॉइंट. या फिर इसको उल्टा बनाते, जैसे मान लो अगर आप सॉलिड से, आर गोइंग टू सी, सॉलिड से लिक्विड जा रहे होते, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, राइट, तो सॉलिड से पहले है ना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ लिक्विड फॉर्मेशन, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया लिक्विड फॉर्मेशन, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, तो ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट. इसके बाद ही मतलब हमें मिलेगा, तो ये क्या मिला, शार्प, लेट्स से हमें एक टेम्परेचर मिला जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं. इतनी बात समझ में आ रही है. ये लिक्विड जोन है, ये सॉलिड है, राइट, इसके बीच में ये कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट. और दिस, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये मिल जाएगा मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से अगर कूलिंग हो रही है, लेट्स से, तो यहाँ रेगुलर ऐसे रहेगा, राइट, ऐसे ही लगातार. इट्स नॉट गोइंग टू बी एज शार्प. लेट्स से T1 टेम्परेचर पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड T2 टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो गया, तो एक रेंज मिल गई हमें. सर, सो T1 से T2 के बीच में कौन सा फेज रहेगा? सॉलिड लिक्विड दोनों रहेंगे, इक्विलिब्रियम टाइप का. जैसे मान लो H2O, सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहा है, इक्विलिब्रियम है. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बताओ, आइस भी है, लिक्विड भी है, दोनों है, सही है ना. यस सर. तो ये एक रेंज मिलेगी यहाँ पे. ऐसा कुछ हो गया. इसमें और क्या आता है जो हमें समझने वाला है, वो है एन आइसोट्रोपिक. इन नेचर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर. इसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज वैल्यू, physical properties will be different in different direction.
तो ये एनाइसोट्रॉपिक होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो ये अपना लेट्स से ये आयनिक्स ये सॉलिड है या फिर कोई भी सॉलिड है, लेट्स से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये ऐसे है कुछ, तो जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे टेम्परेचर हम देख रहे हैं, लेट्स से टेम्परेचर ग्रेडियंट देख रहे हैं या टेम्परेचर देख रहे हैं, हीट कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो टेम्परेचर कंडक्शन से भी फैलता है, राइट। एक एटम से दूसरे एटम में लेट्स से टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे सेम डिस्टेंस के लिए, वो उसी डिस्टेंस के लिए उतने नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलेंगे इधर, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, या फिर एक और डायरेक्शन हमने यहाँ बना दी, राइट, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग आ रहे हैं, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं वो अलग अलग आने लग जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। समझ आ रही है बात किसी मेटल में, राइट। जबकि आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस इज गोइंग टू बी सेम। तो लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है, कोई कोई कहीं ज्यादा है कोई कम है, तो वो रैंडमनेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी हर डायरेक्शन में, मतलब है ना। जैसे कहीं पे डेंसिटी इधर ज्यादा है, राइट, फिर इधर कम है, फिर पता चला इधर ज्यादा है, लेट्स से फिर इधर कम है, राइट। सो ऑल द रैंडमनेस इज गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, so obviously in all directions you are going to say कि almost same values मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू रैंडमनेस। ये किसके कारण आ रहा है, तो ये हो गए आपके types of let's say solids, true crystalline like crystalline solids, and then we can see amorphous solid। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नहीं एक्सपेरिमेंटली डन, ये तो हम बस समझाने के लिए बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में जैसे मान लो शुरुआत में पढ़ोगे, राइट, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास अपनी कल ही है, टाइम मिले तो आज थोड़ा ये पढ़ लेना, राइट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसे ये इन्होंने क्वार्ट्ज का एग्जांपल दिया है, तो ये क्रिस्टलाइन हो गया। क्वार्ट्ज का एक फॉर्म एमॉर्फस भी होता है, एमॉर्फस क्वार्ट्ज, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसा कर लेना, ये जो मैं आपको समझा रहा था वो इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन यहाँ समझाई हुई है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर, राइट। तो क्या करेंगे, कहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ गया ना। यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आज की क्लास यहाँ तक, ठीक है। फिर तो मेन जो चीज स्टार्ट होगी वो यही होगी कि स्ट्रक्चर कैसे है, वही इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट में।